नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत, आपका स्वागत है 8 बजे 8 खबर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं सबसे बड़ी घटना की, देहरादून की रायपुर थाना क्षेत्र की, जहां पे कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक जगह लूट करी। तो पुलिस ने कुछ बदमाशों को उनमें से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। तो हमारे जो देहरादून के एसएसपी हैं अजय सिंह, वो क्या कहते हैं इस बारे में देखिए। देखिए 11 तारीख को एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के जहां पर करीब करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर समंचर दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखे थे, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी है श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लखीबाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा जब 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसमें लखीबाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। वहां की फुटेजेस के पर भी कोई ऐसी कंक्रीट नहीं मिल पाई थी जहां पर कोई खुलिया पता चले कि कौन इसमें वारदात में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने अपने चेहरे को भी हाइड करा हुआ था और एक घटना करने के लिए स्कूटी वाहन का भी चोरी की गई थी। तो लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्लानिंग तरीके से की गई और किसी ना किसी को इसकी जानकारी है कि छोटे से केंद्र में 4-5 लाख रुपए या इतने पैसे हो सकते हैं। तो इस समस्त घटनाक्रम में जो हमारी टीमों ने अलग अलग माध्यमों से बिजनौर और अन्य जगह जो हमें फुटेजेस मिली थी फॉलो अप करते हुए, कुछ सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से साहिल नाम के एक को ट्रेस किया था, जिसकी उपस्थिति और उसका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड लूट और मर्डर में था। इसको ट्रैक डाउन किया था और इसी आधार पर टीम जब दबिश के लिए बिजनौर गई तो ये जानकारी मिली कि इनका मूवमेंट फिर से हरिद्वार देहरादून की तरफ हुआ और पुनः अपने जो हिस्से के कुछ बंटवारे के लिए भी और साथ ही साथ अन्य किसी वारदात के लिए भी, चूंकि इनको यहाँ सिर्फ मात्र 70,000 रुपए प्राप्त हुए थे। जो वादी ने भी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उस समय उन्होंने उनको लगा कि ज्यादा पैसे गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि 70,000 रुपए उनके गए हुए हैं। उसके लिए जब इनका मूवमेंट हुआ रात को, तो इस संबंध में तत्काल ही ऋषिकेश और रानी पोखरी और जो हमारी देहात की पुलिस है इनको एक्टिवेट किया गया था। और चेकिंग के दौरान जब इस तरह की संदिग्ध गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो इसमें लोग आ रहे थे, साहिल और उनका जो रिलेटिव है कामिल, जो है जो इस कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था, तो इनको रोका गया। तो इनके द्वारा पुलिस पर जो है बचने के लिए अंधेरे में फायर भी किया गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में इसमें कामिल इंजर्ड भी हुआ। इसके हाथ और पैर में 2 जगह गोली लगी है, अभी वो उसका इलाजरत है और खतरे से बाहर है। साथ ही साथ इसमें पूछताछ में भी इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 जो दिलशाद करके इनका जो एक जानने वाला है, जो बिजनौर का ही रहने वाला है, वो पूर्व में ही जो वादी है उसके भाई से मंजीत से 5 साल पहले लोन के संबंध में यहाँ पर आया जा करता था। और बीच में भी इस चीज की रेकी करने के लिए कितने पैसे रहते हैं यहाँ पर, वो आना जाना इसका शुरू हो गया था। तो दिलशाद द्वारा ही अपने साथियों के साथ, क्योंकि वो भी बिजनौर का रहने वाला और यहाँ पर किराए पर रह रहा है, तो उसके द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था कि यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर 4-5 लाख रुपए एक समय में मिल सकते हैं। इसके आधार पर अभी गढ़ों द्वारा इसमें साजिश की गई और अपने अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपए 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा जो दिलशाद इसके द्वारा खर्च कर दिए गए। बाकी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी उपरांत इसमें टोटल जो 5 लोग पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें समस्त जानकारी के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से इस षड्यंत्र को काफी दिनों से किया जा रहा था कि यहाँ एक लूट करनी है, जिसमें कोई अंदाजा था कि काफी पैसे मिल जाएंगे, बट उस हिसाब से मिल नहीं पाए। तो ये फिर से इनकी योजना थी कि कोई ना कोई घटना इसमें बड़ी कारित करने की योजना थी, और इसीलिए कल रात इस पुलिस को जब सारी सूचना मिली तो इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो विकास नगर में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक पूरे रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। कल शाम पुलिस उनको गिरफ्तार कर पाई है। अजय सिंह इस बारे में भी बता रहे हैं, देखिए आगे वीडियो। को विकास नगर में वादी श्री सुरेश जी है, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी जो एक वाटिका नाम के आनंद वाटिका नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है, जहां पर वो फूड सिंह के रेस्टोरेंट बने, जहां पर वो परमानेंट स्ट्रक्चर ना होके इनके द्वारा केबिन टाइप के बनाए गए। वहां पर होली के पूर्व में वहां पर 2 पक्षों का हल्की कहासुनी हुई, जिसके आधार पर उनके द्वारा उन लोग को वहां से जाने के लिए बाहर कर दिया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई कि यहाँ कोई झगड़ा हो सकता है, जिसके आधार पर वो लोग व्यक्ति जो वहां पर थे, जिनका
झगड़ा कर रहे थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। इससे आक्रोशित होकर या आवेश में आकर इसके बाद कुछ समय बाद 2-3 घंटे बाद जो है सुनिश्चित तरीके से वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और वहां पर जो मालिक है उनके ओनर को धमकाकर वहां पर जो उनके रेस्टोरेंट के जो केबिन जो फूस से बने हुए थे उसमें एक में आग लगा देते हैं और जो तेज हवा के कारण अन्य जगह फैलने के कारण पूरा जो रेस्टोरेंट था जो कंस्ट्रक्टेड नहीं था, जो खाली फूस और इससे बना के उन्होंने टेम्परेरी बनाया था, वो सारे जल जाता है और उनसे काफी इनका नुकसान हो जाता है। इस घटना के आधार पर जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसको मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन उसमें तत्काल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। होली के त्योहार में पुलिस की अव्यवस्था के कारण उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ और इस जो चूंकि घटना एक तरह से देखा जाए कि मारपीट और झगड़े की होने के बाद उसको जिस तरह से आवेश में आकर कुछ लोगों द्वारा मिलकर वहां आगजनी की गई थी, वो बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और इसमें कल जो है इस पर टीमों द्वारा दबिश देकर 3 लोग को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। सागर, दिनेश, अंकुश है जो जस्सोवाला और के रहने वाले हैं, हरबटपुर सहारनपुर के ही हैं, और एक इसमें रानीखेत का मूल रूप से रहने वाला जो वर्तमान में जस्सोवाला रह रहा था। इनके अन्य साथियों का भी पता चला जो इस घटना में शामिल थे, लेकिन जो 3 मेन लोग थे इनकी गिरफ्तारी कल रात इनको कर ली गई है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दूसरी बात करें मसूरी की, जहाँ पे एक स्कूल में डूबने से मात्र 14 साल के बच्चे की डेथ हो गई है। अब बात करते हैं बाइक रैली की। आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता समिति द्वारा ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड का संदेश लेकर एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडी देकर रवाना किया। अगली खबर, हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता रहे HN बहुगुणा, जिनकी आज 36वीं पुण्यतिथि थी, जिसमें कांग्रेसियों ने उनको याद किया और अपने को उनका विचारक पुत्र भी बताया। तो सूर्यकांत दसमाना कह रहे हैं इसके बारे में, देखते हैं वीडियो। आप बार-बार आते हैं, इसको आप देखिए, हम तो उनके वैचारिक पुत्र हैं और हमने बहुगुणा जी के सिद्धांतों पर, बहुगुणा जी के विचारों पर, बहुगुणा जी ने जो हमें सिखाया उस पर हम चलने वाले लोग हैं। अब कोई आया नहीं आया उस पर हमें चिंता नहीं है, क्योंकि बहुगुणा जी को हमने हमेशा अपना राजनीतिक गुरु माना, मार्गदर्शक माना, पथ प्रदर्शक माना। इसलिए हम तो जब तक हमारा शरीर रहेगा तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जो दिए हुए राजनीतिक संस्कार हैं हमारे अंदर हमेशा रहेंगे। इसीलिए इस राज्य के अंदर हम हमेशा कभी कभी गाली भी खा लेते हैं इस बात के लिए, कभी बुराई भी सहन कर लेते हैं, लेकिन इस राज्य के अंदर कभी भी हम लोगों का जो आपसी सौहार्द है, जो आपसी प्रेम है, चाहे वो हमारे धार्मिक सौहार्द हो, चाहे हमारा यहाँ पर तमाम जो सामाजिक सौहार्द है, उसमें हम कभी समझौता नहीं करते। यहाँ पर सब लोग मिल कर के रहें, इस राज्य की तरक्की करें, ये बहुगुणा जी ने हमको सिखाया, वो हमें देश में सिखाया उन्होंने। इसीलिए आज बहुगुणा जी के उनके पुण्यतिथि पर हम आ रहे हैं। हम 25 अप्रैल को उनके जन्मदिवस जयंती के अवसर भी हमेशा आते हैं और बहुगुणा जी के हम लोग वैचारिक पुत्र हैं, इसलिए शारीरिक पुत्र या शारीरिक पौत्र वो उनको श्रद्धांजलि देने आए ना आए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको याद आएगी तो जरूर आएंगे। दूसरा, महेंद्र भट्ट जो कि हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी, उन्होंने राज्यसभा में महिलाओं को दी जाने वाली मुफ्त सिलाई मशीन का मामला उठाया और इसको हल करने को लेकर मांग रखी। माननीय श्री महेंद्र भट्ट, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ PM सिलाई मशीन योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है। महोदय, अनेकों राज्य हैं जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफ़ी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है। महोदय, इस योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सके,
इसके लिए इस योजना का लाभ मनरेगा योजना के श्रमिकों से भी जोड़ा जाए। इसका प्रावधान करने की आज आवश्यकता महसूस होती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कर्मकार बोर्ड के दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े तथा इस योजना को व्यापक भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। धन्यवाद माननीय महेंद्र जी। अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड का मौसम आगे शुष्क रहने वाला है। धन्यवाद।